हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे, रिस्पायरेटरी ड्रग्स के बारे में। ये मेडिसिन आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम को कैसे हेल्प करती है, ये समझना आपके लिए ज़रूरी है, चाहे आप मेडिकल फील्ड में हो या ना हो। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगी कि ये ड्रग कैसे काम करती है और उनके डिफरेंट टाइप्स क्या हैं। तो आइए अपनी नोट्स बुक तैयार कर लीजिए और रिस्पायरेटरी ड्रग की दुनिया में डाइव करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम रिस्पायरेटरी ड्रग के बारे में। तो रिस्पायरेटरी ड्रग में सबसे पहले हम एंटी अस्थमेटिक ड्रग के बारे में डिफ़ाइन करेंगे। तो एंटी अस्थमेटिक ड्रग से पहले पढ़ने से पहले हम पहले अस्थमा के बारे में जान लेंगे कि अस्थमा में ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिससे कि हम एंटी अस्थमेटिक ड्रग का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले ब्रोंकल अस्थमा इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्पनिया एंड वीजिंग due to increased resistance to the flow of air through the bronchi। मीन्स ये है कि जो ब्रोंकल अस्थमा है उसमें प्रॉपर तरीके से क्या होता है, जो ब्रोंकल एयरवे है, जो ब्रोंकस की प्रॉपर तरीके से एयरवे है वो क्या हो जाती है, रेजिस्टेंस हो जाती है। ठीक है, जिसमें नॉर्मली जो फ़्लो होता है वो क्या हो जाता है, कॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से क्या होता है, प्रॉपर तरीके से एयर फ्लो नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या होता है, डिस्पनिया और वीजिंग साउंड प्रोड्यूस होने लगते हैं। नेक्स्ट है इसमें ब्रोंकोस्पाज्म, म्यूकोजल कंजेशंस एंड एडिमा रिजल्ट इन इंक्रीज रेजिस्टेंस। इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम the asthma has the bronchial smooth muscles which are hypersensitive to constriction agent normally present in the body। एग्जाम्पल में है एसिटाइल कोलिन, हिस्टामिन, स्लो रिएक्टिव सब्सटेंस एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। तो इसमें क्या है, नॉर्मली जो ब्रोंकल अस्थमा है तो ब्रोंकल अस्थमा में जो ब्रोंकस है वो प्रॉपर तरीके से कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं और साथ में जो म्यूकोजल होती हैं उसकी लेयर वो भी प्रॉपर तरीके से कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, कंजेशंस। नेक्स्ट इसमें और क्या हो जाता है, एडिमा हो जाता है। ठीक है, एडिमा फ्लो हो जाता है जिसकी वजह से प्रॉपर तरीके से जो एयरवे है, ठीक है, एयर क्या हो रही है, फ्लो हो रही हैं, वो प्रॉपर तरीके से क्या हो जाती हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। कॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से प्रॉपर तरीके से क्या होता है, एयर का पास आउट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट को ब्रोंकल अस्थमा होता है। तो इसमें क्या है, जब कोई भी इंडिविजुअल पर्सन सफ़र करता है अस्थमा से, तो उसमें क्या होता है, जो ब्रोंकस की स्मूथ मसल्स होती है वो हाइपर सेंसिटिविटी के कारण क्या हो जाती हैं, कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, जिसमें नॉर्मली प्रेजेंट इन द बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी में क्या होता है, जो लंग्स होता है उसके अंदर क्या होता है, ब्रोंकस होता है। तो ब्रोंकस में तो जो ब्रोंकल स्मूथ मसल्स होते हैं वो हाइपर सेंसिटिविटी के कारण क्या हो जाती हैं, कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट है किसकी वजह से, तो एग्जांपल में दिया है इसमें एसिटाइल कोलिन, हिस्टामिन और स्लो रिएक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं, प्रॉपर तरीके से इंक्रीज़ हो जाते हैं और साथ में प्रोस्टाग्लैंडिन भी इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉपर तरीके से ब्रोंकस क्या हो जाती हैं, कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं और जिसकी वजह से एयर फ्लो प्रॉपर तरीके से पास आउट नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है इसमें रिवर्सिबल कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ the bronchi result in constrictions of air passage which produce a wheeze along with inflammations of the bronchial mucosa when patient exhale। तो इसमें क्या होता है, जब इरिवर्सिबल कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं स्मूथ मसल्स में, ब्रोंकाई में, तो जैसे हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो सांस जब लेते हैं तो क्या होता है, जो हमारी ब्रोंकल की स्मूथ मसल्स है वो क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाती हैं और जब हम एक्सहेल करते हैं
तो उस दौरान क्या होते हैं, जो हमारी ब्रोंकस की स्मूथ मसल्स हैं वो क्या हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो उस दौरान क्या हो गया इसमें, तो प्रॉपर तरीके से क्या हो गया, अस्थमा में अब कोई भी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के कारण, कोई भी एलर्जी रिएक्शन के कारण क्या हुआ है, हमारी जो ब्रोंकस है वो प्रॉपर तरीके से परमानेंटली क्या हो गई हैं, कंस्ट्रिक्ट हो गई हैं, जिसकी वजह से उस हमारी ब्रोंकस में क्या हो रहा है, एयर पास नहीं हो पा रहा है, विच प्रोड्यूस अ wheezing along with inflammation, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो ब्रोंकस क्या हो गया, पूरी तरीके से इन्फ्लाम हो गया है। इन्फ्लाम के साथ साथ क्या हो गया है, म्यूकोसा, ब्रोंकियल की जो म्यूकोसा थी वो भी क्या हो गई हैं, स्वेल हो गई हैं, और क्या होगी, व्हेन पेशेंट एक्सहेल, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जब पेशेंट एक्सहेल कर रहा है तो उस दौरान क्या हो रही है, एक व्हीजिंग साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट इसमें द ट्रेकियोब्रोंकियल स्मूथ मसल्स इज हाइपोसेंसिटिव टू वेरियस स्टिमुलाई लाइक डस्ट, एलर्जन, कोल्ड, एयर, इन्फेक्शन एंड ड्रग। जो हमारी ट्रेकिया ब्रोंकियल की स्मूथ मसल है वो हाइपोसेंसिटिविटी के कारण क्या हो गया है, एकदम से क्या हो गया, स्टिमुलाई हो गई है, और स्टिमुलाई होने के कारण क्या हुआ है, प्रॉपर तरीके से जो हम सांस ले रहे हैं और सांस लेने के दौरान क्या हो रहा है, कोई भी डस्ट पार्टिकल्स क्या हो रही है, हमारे एयर के थ्रू क्या हो रही है, नोज़ के थ्रू ट्रेकिया में आ जा रही हैं, और ट्रेकिया से कहाँ चले जा रहे हैं, हमारे ब्रोंकस के स्मूथ मसल्स में। जब ये ब्रोंकस के स्मूथ मसल्स में क्या हो जा रहे हैं, प्रॉपर तरीके से डस्ट, कोई भी एलर्जिक या कोल्ड या इन्फेक्शंस क्या हो रहे हैं उस, या फिर ड्रग्स की वजह से क्या हो रहा है, एक हाइपोसेंसिटिविटी रिएक्शन कॉज कर रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रॉपर तरीके से जो ब्रोंकस की स्मूथ मसल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट हो जा रही हैं, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पेशेंट को अस्थमा हो रहा है। नेक्स्ट इसमें दिस ट्रिगर फैक्ट्स ट्रिगर एन एक्यूट अटैक। ठीक है, और ये ट्रिगर फैक्टर क्या है, ट्रिगर का मतलब होता है कोई भी चीज़ क्या होना, अटैक करना। ठीक है, तो इसमें नॉर्मली आगे लिखा है एक्यूट अटैक। तो जो ट्रिगर्स फैक्टर होते हैं तो वो क्या कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। तो कौन से ट्रिगर फैक्टर हैं, एंटीजन एंड एंटीबॉडी इंट्रैक्शन ऑन द सरफेस ऑफ मास्ट सेल लीड टू रिलीज ऑफ मेडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशंस। जो नॉर्मली क्या है, ट्रिगर्स फैक्टर हैं जो एक्यूट अटैक कर रहे हैं। कहाँ अटैक कर रहे हैं, एंटीजन एंड एंटीबॉडी इंट्रैक्शन में। एंटीजन एंड एंटीबॉडी इंट्रैक्शन क्या है, जब हमारे बॉडी में क्या है, एंटीबॉडी है, ठीक है, हमारी बॉडी में क्या है, जो हमारी इम्यून सेल्स है, ठीक है, वो एंटीबॉडी क्या कर रही है, जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स एंटीजन से क्या होती हैं, इंट्रैक्ट करती हैं, तो उसमें जो हमारा सेल की जो सरफेस में जो मास्ट सेल्स होता है, एक हमारी मास्ट सेल्स होती हैं, क्या होता है उसमें नॉर्मली वो आपस में मिलती हैं, और मिलने के कारण क्या होता है, वो उसमें से मास्ट सेल में से क्या होता है, मेडिएटर्स रिलीज़ होते हैं। अब मेडिएटर्स रिलीज़ होते हैं के कारण क्या होता है, उसमें हमारी जो सेल है ब्रोंकस की स्मूथ मसल, उसमें क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। नेक्स्ट है इसमें इन्फ्लामेशन इज़ द प्राइमरी पैथोलॉजी। और इन्फ्लामेशन क्या है, एक हमारी प्राइमरी पैथोलॉजी है। ठीक है, तो उसमें क्या है, पैथोलॉजी का मतलब सबको पता है, जो हम कोई भी पैथोजन के बारे में स्टडी करते हैं, तो कोई भी हमारे जब पैथोजन्स हमारी बॉडी में इंटर करते हैं, तो इंटर होने के कारण जो प्राइमरी साइन है वो क्या है, इन्फ्लामेशन है। तो कोई भी हमारे बॉडी में एंटीजन आया है, एंटीजन आने के बाद से क्या हुआ है, हमारे बॉडी में एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन हुए हैं, रिएक्शन हुए हैं, जिसकी वजह से जो हमारी मास्ट सेल है वो प्रॉपर तरीके से क्या हो रही है, मास्ट सेल में से एक मेडिएटर्स रिलीज़ हो रहे हैं, और उस रिलीज़ होने के कारण क्या हो रहे हैं, इन्फ्लामेशन हो रहा है। तो जो मेडिएटर्स हैं नॉर्मली क्या है, अभी मैं एक डायग्राम बनाऊँगी, ठीक है, आगे मैं आपको प्रॉपर तरीके से विथ फिगर के साथ मैं डिफ़ाइन करूँगी कि कैसे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो रहा है, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो मास्ट सेल से मेडिएटर्स रिलीज़ हो रहे हैं।
नेक्स्ट हम एक और डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद से हम थोड़ा सा जो मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा है उसको मैं प्रॉपर तरीके से डायग्राम बना के हम प्रॉपर तरीके से डिफ़ाइन करके पढ़ते हैं। तो एक और डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अस्थमा इज़ एन इन्फ्लामेटरी एलर्जिक रिएक्शन टू सर्टेन allergen that lead to severe constrictions of bronchi due to release of mediator like histamine। ठीक है, तो इसमें भी मैं दूसरा डेफिनेशन है वो थोड़ा सा शॉर्ट में मैंने लिखा है कि अगर किसी को जितनी लेंदी अगर डेफिनेशन नहीं पढ़नी है तो ये शॉर्ट डेफिनेशन प्रॉपर तरीके से पढ़ सकता है। तो इसमें क्या है, जो अस्थमा है एक क्या है, इन्फ्लामेटरी एलर्जिक रिएक्शन है, जिसमें क्या होता है जो सर्टेन एलर्जेंस वो क्या लीड करते हैं, वो सीवियर ब्रोंकस को क्या कर देते हैं, कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं। और कंस्ट्रिक्ट होने के कारण जो हमारी मास्ट सेल है वो क्या रिलीज़ करती है, मेडिएटर रिलीज़ करती हैं। तो यहाँ प्रॉपर तरीके से दिया गया है कि कौन कौन से ऐसे मेडिएटर्स हैं, लाइक हिस्टामिन हो गई, सेरोटोनिन हो गई, ल्यूकोट्राइन हो गई। सो ड्रग्स यूज्ड इन मैनेज ऑफ अस्थमा इज कॉल्ड अस्थमेटिक ड्रग। ठीक है, और ये जो ड्रग है यूज़ करती हैं किस में, मैनेज करती हैं अस्थमेटिक कंडीशन में क्या होती हैं, मैनेज कराते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, एंटी एस्थमेटिक ड्रग बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम आगे पढ़ते हैं, थोड़ा सा हम इसमें डायग्राम बना के पढ़ लेते हैं। तो स्टार्ट हम करते हैं डायग्राम से रिलेटेड जो हमने थ्योरी में पढ़े थे। तो यहाँ हम थोड़ा सा इसको डायग्राम बना के हम डिफ़ाइन कर लेंगे। तो सुपरफिशियल मैंने थोड़ा थोड़ा डायग्राम बना दिया है। ठीक है, तो इसको हम प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। तो हमारी ये क्या AG क्या है, ये नॉर्मली हमारा एक एंटीजन है। ठीक है, एंटीजन जब ये एंटीजन हमारी बॉडी में इंटर करता है रेस्पिरेटरी के थ्रू, ठीक है, रेस्पिरेशन के थ्रू, तो रेस्पिरेशन के जब एंटीजन अटैक करता है तो ये क्या होता है, सबसे पहले एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं। तो वो क्या होती हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल मैक्रोफेजेस सेल होती हैं। ठीक है, जब ये मैक्रोफेजेस से मिलती हैं तो मिलने के बाद क्या होता है, ये जाती हैं कहाँ, T सेल्स में। ठीक है, जो T सेल्स में है तो ये दो क्या होता है, रिएक्शन होता है, साइटोटॉक्सिक रिएक्शंस होते हैं। तो जब ये साइटोटॉक्सिक रिएक्शन होता है तो ये जो T सेल्स के जो रिसेप्टर हैं वो क्या करते हैं, इंटरल्यूकिन्स 4 एंड इंटरल्यूकिन्स 5 क्या करती हैं, रिलीज़ करती हैं। जब इंटरल्यूकिन्स 4 एंड इंटरल्यूकिन्स 5 जब रिलीज़ करती हैं तो फिर उसके बाद जो T सेल्स है वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। और एक्टिव होने के बाद जो क्या होता है, इंटरल्यूकिन्स 4 सेल क्या होते हैं, वो हमारे ब्लड में जाते हैं। और ब्लड में जाने के बाद से जो प्लाज्मा में जो बी सेल्स हैं, बीटा लिम्फोसाइट सेल, वो उसमें क्या होता है, वो क्या बनाती है, इम्यूनोग्लोबिन E एंटीबॉडी बनाती है। ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन बी सेल्स क्या बनाती हैं, इम्यूनोग्लोबिन E एंटीबॉडी बनाती हैं। जो इम्यूनोग्लोबिन E एंटीबॉडी है वो वाई शेप का होता है, सबको पता है। फिर उसके बाद से क्या होता है, जब ये इम्यूनोग्लोबिन E एंटीबॉडी बनाती है तो बनाने के बाद कहाँ जाता है, ये मास्ट सेल के पास जाता है। तो कैसे जाता है, जो हमारी ये मास्ट सेल है, ठीक है, ये क्या है, हमारी मास्ट सेल। अब ये मास्ट सेल कैसे जाएगा, तो ये मास्ट सेल के ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर सरफेस में जाके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। ठीक है, और साथ में जो हमारा क्या था, एंटीजन वो भी कहाँ आएगा, प्रॉपर तरीके से जो हमारी इम्यूनोग्लोबिन E एंटीबॉडी है, ये तो क्या करेगा, एंटीजन को मार के भगा देगा। ठीक है, सबको पता है जो हमारी इम्यून सिस्टम है, इम्यूनोग्लोबिन E एंटीबॉडी क्या करती है, नॉर्मली हमारी इम्यून को क्या करती है, स्ट्रॉन्ग करती है। जो भी फॉरेन पार्टिकल्स एंटीजन आता है उसको किल करके हटा देता है। तो उस दौरान क्या हुआ, जो हमारी बीटा सेल्स थी उन्होंने क्या बनाया, इम्यूनोग्लोबिन E एंटीबॉडी बनाई। और एंटीबॉडी बनाने के बाद क्या हुआ, नॉर्मली अब ये मास्ट सेल को कैसे रिलीज़ करेगा, तो ये क्या करती है, अब ये जब ये एंटीजन को किल कर देती है तो किल करने के दौरान
क्या होता है, अब एंटीजन तो किल हो गई, अब किल करने होने के बाद क्या होती है, जो हमारी इम्यूनोग्लोबिन ई एंटीबॉडी है वो मास्ट सेल के सरफेस में जाके क्या हो जाती है, अटैच हो जाती है। जब ये अटैच हो जाती है तो जो हमारे मास्ट सेल है वो क्या हो जाएंगे, डिजेनरेट हो, मतलब कि डिस्टर्ब हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इस मास्ट सेल के अंदर क्या होता है, इस मास्ट सेल के अंदर क्या होता है, बहुत सारे रिसेप्टार्स होते हैं, ये रिसेप्टार भी क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रॉपर तरीके से जितने भी मेडिएटर्स होते हैं इस मास्ट सेल से वो प्रॉपर तरीके से क्या होने लगेंगे, रिलीज़ होने लगेंगे। ठीक है, तो अब क्या है इसमें, जब इम्यूनोग्लोबिन ई एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबिन ई क्या हुआ, जब यह अटैच हुआ तो इसमें मास्ट सेल में क्या हो रहा था, प्रॉपर तरीके से जो भी मेडिएटर्स है वो रिलीज़ हो जा रहे थे। जब ये रिलीज़ हो जा रहे थे तो इसमें जो क्या हो रहा था, इसमें जो फॉस्फोलिपिड, अब इसकी इस मास्ट सेल के ऊपर जो सुपरफिशियली लेयर है, मेम्ब्रेन जो होती है, सुपरफिशियली मेम्ब्रेन मास्ट सेल की, वो किससे बनी हुई होती हैं, तो फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। तो फॉस्फोलिपिड सबको पता है एक फैट से बनी हुई होती है, लिपिड से बनी होती है। जब ये प्रॉपर तरीके से क्या होता है, टूटती हैं, किसके प्रेजेंस में ये टूटती हैं, तो ये टूटती हैं फॉस्फोलाइपेज एंजाइम A2 के थ्रू हेल्प से क्या होती है, टूटती हैं। तो सबको पता है कि ये क्या है, इसके जो मेम्ब्रेन है, मास्ट सेल की मेम्ब्रेन है, वो किससे ब्रेक डाउन होंगी, किसकी हेल्प से, फॉस्फोलाइपेज एंजाइम A2 की हेल्प से क्या होंगी, ये मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन होगी। ये कौन सी मेम्ब्रेन किससे बनी हुई है, तो फॉस्फोलिपिड से बनी हुई है, फॉस्फोलिपिड। तो ये फॉस्फोलिपिड जब ब्रेक डाउन हो जाएगी तो उसमें से बहुत सारे ऐसे मेडिएटर रिलीज़ होंगे। ठीक है, जब ये मेडिएटर्स रिलीज़ होंगे तो ये क्या होगा, नॉर्मली क्या रिलीज़ करेगा, प्रॉपर तरीके से आर्कोडोनिक एसिड रिलीज़ करेगा। और आर्कोडोनिक एसिड क्या रिलीज़ करेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ल्यूकोट्राइनिन जैसे क्या होंगे, मेडिएटर को रिलीज़ करेंगे। और ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है सबसे ज़्यादा हार्ड क्या है, कॉन्ट्रैक्शंस हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन मेडिएटर्स हैं। देन ये क्या है, ल्यूकोट्राइनिन भी एक तरीके का मेडिएटर्स है, जिसके ज़्यादा रिलीज़ होने की वजह से क्या होता है, ब्रोंकल कंस्ट्रिक्शन होता है। और ब्रोंकस कंस्ट्रिक्शन होने की वजह से क्या हो रहा है, प्रॉपर तरीके से अब पेशेंट क्या नहीं हो पा रहा है, सांस नहीं ले पा रहा है। और जब सांस नहीं ले पा रहा है तो जिसकी वजह से क्या हो रही है, पेशेंट को अस्थमा हो रही है। तो इसमें सुपरफिशियल मैंने डायग्राम बनाया है। ठीक है, ये क्या है, हमारी ब्रोंकस की स्मूथ मसल है, ब्रोंकस की स्मूथ मसल। ठीक है, एक सेल मैंने बनाया है, ब्रोंकस की स्मूथ मसल की एक सेल बनाई है। और ये सेल में के सुपरफिशियली क्या हो रही है, बहुत सारे ऐसे मेडिएटर्स रिसेप्टार्स प्रेजेंट हैं, रिसेप्टार्स प्रेजेंट है। ये सब रिसेप्ट क्या कर रहे हैं, अपने अपने प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं। तो उस दौरान पेशेंट को क्या हुआ है, अस्थमा हुआ है। तो अस्थमा में के दौरान क्या हो रहा है, जो ल्यूकोट्राइनिन सस्टेन सेल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं, ये रिसेप्टार जब इंक्रीज़ हो जाते हैं तो उस दौरान क्या होता है, प्रॉपर IP3 डैक पाथवे को फॉलो करते हैं। और इसी के थ्रू क्या होता है, कैल्शियम इंक्रीज़ होता है। जब कैल्शियम इंक्रीज़ होता है तो मेन कैल्शियम इंक्रीज़ का कारण क्या है, ब्रोंकोस का कॉन्स्ट्रिक्ट करना। ठीक है, देन क्या है इसमें, देन हिस्टामिन भी क्या होने लगेगा, रिलीज़ होने लगेगा। जब हिस्टामिन रिलीज़ होने लगेगा तो हिस्टामिन के रिसेप्टार भी क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। और जिसकी वजह से वे IP3 डैग ये भी पाथवे को फॉलो करेंगे। और इसको जब ये IP3 डैग पाथवे को फॉलो करेंगे तो ये भी क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा कैल्शियम के लेवल को। जब ये भी कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज़ करेगा तो क्या होगा, नॉर्मल कंस्ट्रिक्शन होगा। नेक्स्ट है इसमें, ये क्या है, हमारे एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टार हैं। अब इस एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टार क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रॉपर तरीके से ये जब ये एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टार इंक्रीज़ होंगे तो उस दौरान क्या होगा,
एसिटाइल ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, एसिटाइल कोलिन, जिसकी वजह से क्या होगा, IP3 डैग ये भी पाथवे फॉलो करेगा और कैल्शियम के लेवल को क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। जब ये भी कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज़ करेगा तो ये क्या करेगा, कंस्ट्रिक्शन करेगा। ठीक है, तो नॉर्मली क्या है, इसमें भी क्या हो रहा है नॉर्मली, तो बीटा 2 रिसेप्टार। अब बीटा 2 रिसेप्टार क्या है, ये एड्रेनालिन जब नॉर्मली हम दे रहे हैं किस में, एंटी अस्थमेटिक में, तो ये सब क्या हो रहे हैं, इसके कारण की वजह से क्या हो रहा है, जब ये रिसेप्टार वगैरह एक्टिव हो जा रहे हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रॉपर तरीके से ब्रोंकल कंस्ट्रिक्शन हो रहा है। तो अब हम ड्रग्स में पढ़ेंगे तो ये सब रिसेप्टार को हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, जिसकी वजह से कैल्शियम का लेवल नहीं बढ़ पाएगा। अब जब कैल्शियम का लेवल नहीं बढ़ पाएगा तो इससे क्या होगा, पेशेंट को ब्रोंकल कंस्ट्रिक्शन नहीं होगा और अस्थमा नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें बीटा 2 रिसेप्टार भी क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से, ये मैंने ये दवा के नाम लिखा है एड्रेनालिन ड्रग के बारे में। ठीक है, तो नॉर्मली जब क्या करेंगे, ये हमारे बीटा 2 इसमें हम बीटा 2 एगोनिस्ट रिसेप्टार देते हैं, तो नॉर्मली हम इसके बारे में पहले पढ़ लेंगे। तो बीटा 2 एगोनिस्ट क्या करेगा, ये प्रॉपर तरीके से रिसेप्टार साइट को क्या कर देगा, इंक्रीज़ कर देगा, जिसकी वजह से ये इंक्रीज CAMP, जो CAMP का मोस्ट फंक्शन होता है रिलैक्सेशन कराना, जो ब्रोंकल की स्मूथ मसल है वो प्रॉपर तरीके से क्या हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, प्रॉपर तरीके से पेशेंट को ब्रोंकल जब प्रॉपर तरीके से डायलेट हो जाएगा तो उसमें पेशेंट को रिलैक्सेशन फील होगा। तो उस दौरान क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा मतलब निगेटिव फीडबैक जाता है, बीटा 2 एंटागोनिस्ट हो जाता है, मतलब कि रिसेप्टर साइट क्या होते हैं, इतना एक्टिव हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से CAMP क्या होता है, डिक्रीज़ होने लगता है। जब CAMP डिक्रीज़ होने लगता है तो ये क्या हो जाते हैं, ये भी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो ये मेनली जो CAMP को डिक्रीज़ करने वाले सबसे ज़्यादा होते हैं फॉस्फोडाइलेट एंजाइम होती है, जो फॉस्फोडाइस्ट्रेस, इसमें क्या होती है, फॉस्फोडाइस्ट्रेस, मैं यहाँ बना दे रही हूँ, एक होती है ये B2 रिसेप्टार होता है, बीटा एगोनिस्ट रिसेप्टार, इंक्रीज़ करता है CAMP को, और CAMP क्या करती है, हमारे ब्रोंकस की स्मूथ मसल को क्या करती है, रिलैक्स करती है। तो जिसके कारण क्या होता है, एक एंजाइम रिलीज़ होता है इससे, जो कहते हैं फॉस्फोडाइस्ट्रेस एंजाइम। ये फॉस्फोडाइस्ट्रेस एंजाइम क्या होता है, जब रिलीज़ करता है तो उस दौरान जो CAMP को क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो CAMP वो इंक्रीज़ करना कम कर देता है, मतलब डिक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, जो ब्रोंकस की स्मूथ मसल्स है वो क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो नॉर्मली हमने क्या पढ़ा, फंक्शन के बारे में पढ़ा कि कैसे क्या हो रही थी, डायग्रामेटिक के अकॉर्डिंग कि पेशेंट को कैसे अस्थमेटिक हो रहा था। तो मेन कॉज हमने पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एस्थमेटिक ड्रग। ठीक है, तो अब हम क्लासिफिकेशन प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे कि एंटी एस्थमेटिक ड्रग के कौन कौन से क्लासिफिकेशन हैं। तो सबसे पहले क्या है, ब्रोंकोडायलेटर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ब्रोंकोडायलेटर में ये 3 पार्ट में डिवाइड हैं, कौन कौन से, तो पहला है B2 अगोनिस्ट एडिनर्जिक रिसेप्टर या सिम्पैथेटोमाइमेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब सिम्पैथेटोमाइमेटिक्स में क्या है, ये 2 टाइप तरीके से ड्रग दिए जाते हैं। तो पहला है शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 अगोनिस्ट, और दूसरा है इसमें लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 अगोनिस्ट। जो शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 अगोनिस्ट है, इसको हम साबा के नाम से भी जानते हैं, तो साबा का फुल फॉर्म क्या है, S से शॉर्ट, A से एक्शन, B से बीटा 2 और A से अगोनिस्ट। ठीक है, तो ये हम शॉर्ट एक्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसमें हमने शॉर्ट तरीके से लिखा है SAT से हम
इस ड्रग को हम प्रॉपर तरीके से याद कर सकते हैं। एस से होता है सालबुटामॉल, ए से होता है अल्ब्यूटरॉल और टी से होता है टर्ब्यूटलिन। नेक्स्ट है इसमें लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 अगोनिस्ट, इसको हम लाबा के नाम से भी जानते हैं और लाबा के नाम से भी इसको जानते हैं। तो नॉर्मली इसको हम याद करने का तरीका एक तरीके से फास्ट तरीके से हम याद कर सकते हैं, FAS। तो नॉर्मली क्या है, ये शॉर्ट ट्रिक है याद करने के लिए। तो F से हो गया फॉर्मेट्रॉल, A से हो गया अरमेट्रॉल, M से होगा सालमेट्रॉल। ठीक है, तो फास्ट नाम से याद रखेंगे लॉन्ग एक्टिंग के लिए, सैट नाम से याद रखेंगे शॉर्ट एक्टिंग ड्रग के लिए। तो ये हमारे कौन से हो गए, ब्रोंकोडायलेटर के बीटा 2 अगोनिस्ट, ये एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के अंदर आ जाएगा। दूसरा हम ब्रोंकोडायलेटर के अंदर पढ़ेंगे मेथाइलजेंथाइन के बारे में, देन उसके बाद से एंटीकोलिनर्जिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एंटीकोलिनर्जिक क्यों देंगे, तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर थी वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, एंटीकोलिनर्जिक रिसेप्टर इप्राटोपियम ब्रोमाइड, टियोट्रोपियम ब्रोमाइड और एट्रोपिन हम देंगे। ठीक है, तो एंटीकोलिनर्जिक सबको पता है कि इससे पहले हम जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर थे उनको क्लोज करने के लिए दे रहे थे, क्योंकि जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर वो एक्टिव हो जा रहे थे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, प्रॉपर तरीके से कैल्शियम इंक्रीज़ कर रहा था और कैल्शियम इंक्रीज़ होने की वजह से क्या हो रहा था, ब्रोंकल कंस्ट्रिक्शन कर रहा था। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें मेथाइलजेंथाइन के भी बारे में पढ़ेंगे प्रॉपर तरीके से फुल डिटेल में, एंटी एस्थमेटिक के भी बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इसमें मेथाइलजेंथाइन के कौन कौन से अंदर आते हैं, तो थियोफाइलिन, अमीनोफाइलिन, थियोफाइलिनेट, डेरिफाइलिन और कोलिन। बाकी और भी सारे ड्रग्स हैं, लेकिन मैंने इसमें प्रॉपर तरीके से डिफ़ाइन नहीं किया है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें जो दूसरा ड्रग है इसमें ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट। अभी हमने इससे पहले ही पढ़ा था डायग्राम बना के कि जो ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट है, इसलिए क्यों एंटागोनिस्ट यूज़ करेंगे, क्योंकि उस साइड क्या हो रहा था, अगोनिस्ट जो है नॉर्मली रिसेप्टर साइड क्या हो रही थी, इंक्रीज़ हो जा रही थी, जिसकी वजह से हम एंटागोनिस्ट यूज़ करके हम प्रॉपर तरीके से ल्यूकोट्राइनिंग रिसेप्टर को हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। क्लोज नहीं करेंगे, मेनली क्या रिसेप्टर साइड को क्या कर देंगे, डिक्रीज़ करेंगे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो ल्यूकोट्राइनिंग एजेंट है प्रॉपर तरीके से ज़्यादा सिक्रीट हो रहे हैं, तो हमें ज़्यादा नहीं सिक्रीट कराना है, तो प्रॉपर तरीके से क्या कर देंगे, ल्यूकोट्राइनिंग एंटागोनिस्ट, मतलब कि जो ल्यूकोट्राइनिंग मेडिएटर्स है उसके रिसेप्टर साइड को हम क्या कर देंगे, डिक्रीज़ कर देंगे। तो उसमें जो कौन कौन सी मेडिकेशन आती हैं, तो पहला है मोंटेलुकास्ट, दूसरा है ज़ाफिरलुकास्ट। ये दोनों ड्रग्स होती हैं, वो किस में यूज़ की जाती हैं, ल्यूकोट्राइनिंग एंटागोनिस्ट के लिए दिया जाता है। ये मेनली एमरजेंसी केस के लिए नहीं यूज़ किया जाता है, लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब कि पेशेंट को ज़्यादातर दिया जाता है। इसमें अगर इमरजेंसी केस है अस्थमेटिक अटैक वाले पेशेंट में, तो उस पेशेंट में ये ज़्यादातर नहीं दिए जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें मास्ट सेल स्टेबलाइज़र। अब मास्ट सेल स्टेबलाइज़र सबको पता है, मास्ट सेल स्टेबलाइज़र क्यों दे रहे हैं, कि मास्ट सेल को क्या कर रहा है, रिलीज़ कर रहा है, मास्ट सेल के सेल को क्या कर रहा है, जो मास्ट सेल है उसमें क्या कर रहे थे, प्रॉपर तरीके से स्टेबलाइज़ कर रहे थे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, प्रॉपर तरीके से उसमें जितने भी मेडिएटर्स थे वो क्या हो रहे थे, रिलीज़ हो रहे थे। तो उस दौरान क्या देना है, इसमें हमें सोडियम क्रोमोग्लाइकेट और कीटोटिफेन देना है। नेक्स्ट है इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड में क्या है, प्रॉपर तरीके से दो तरीके से डिवाइड है, दो टाइप में, एक है सिस्टमिक, एक है इनहेलेशन। जो सिस्टमिक है इसमें कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, तो हाइड्रोकॉर्टिसोन, प्रेडनिसोलोन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ड्रग दिया जाता है। सिस्टमिक का मतलब है इसमें हम IVIM के थ्रू भी दे सकते हैं।
ठीक है, ओरली भी दे सकते हैं। और नेक्स्ट है इसमें इन्हेलेशन में सिर्फ हम इन्हेलेशन के थ्रू हम दे सकते हैं। जैसे कोई टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, तो हम इन्हेलर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग को हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, बेक्लोमेथासोम, बुडिसोनाइड, फ्लूटिकासोन और फ्लूनीसोलाइड। ठीक है, जो बुडिसोनाइड है जो नॉर्मली हम हॉस्पिटल में यूज़ करते हैं बुडिकार्ड के नाम से, ये ज़्यादातर जो डोलिन बुडाकार्ड के साथ दिया जाता है, तो ये वो है ब्यूडिकार्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट है इसमें एंटी इम्यूनोग्लोबिन ई एंटीबॉडी। ठीक है, जो एंटी इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडी भी सबको पता चल गया, इससे पहले हमने डायग्राम बना के पढ़ा था, जिससे कि कोई भी किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि एंटी इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडी हम क्यों दे रहे हैं। ठीक है, तो एंटी इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडी में जो ड्रग है, तो कौन सी ड्रग है, ओमालिजुमेब, ओमालिजुमेब। ठीक है, बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को बोलने में दिक्कत होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, नॉर्मली एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, ओमालिजुमेब। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे मैं चलती हूँ। सबसे पहले ब्रोंकोडायलेटर को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ती हूँ। ब्रोंकोडायलेटर, तो ब्रोंकोडायलेटर के बारे में हम फुल डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। तो ब्रोंकोडायलेटर आर द ड्रग यूज टू रिलीव ब्रोंकोस्पाज्म ऑफ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, अस्थमा एंड एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। तो ब्रोंकोडायलेटर सबको पता है किस लिए यूज़ कर रहे हैं, जो अस्थमेटिक वाले पेशेंट में हम यूज़ कर रहे हैं, और COPD वाले पेशेंट में भी यूज़ कर रहे हैं, और एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन वाले पेशेंट में भी यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो ब्रोंकोडायलेटर ड्रग है वो किस में यूज़ किया जा रहा है, रिलीव किया जा रहा है प्रॉपर तरीके से। कौन से पेशेंट में, ब्रोंकोस्पाज्मोडिक वाले, जो ब्रोंकस स्पाज्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो उस दौरान क्या दिया जा रहा है, ब्रोंकोडायलेटर दिया जा रहा है। किस पेशेंट में, तो ये भी मैंने बता दिया कि COPD वाले पेशेंट को दिया जाता है, अस्थमा वाले पेशेंट को दिया जाता है, और एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया जिसकी वजह से उसमें भी हम ब्रोंकोडायलेटर दे के हम प्रॉपर तरीके से ब्रोंकस स्मूथ मसल को क्या कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें ब्रोंकोस्पाज्म कंस्ट्रिक्ट ऑफ ब्रोंकियल स्मूथ मसल, म्यूकोजल एडिमा एंड विजिड secretions caused due to imbalance between constrictor PGE2A and dilator PGE2, prostaglandin A and B2 adrenoreceptor। ठीक है, तो इसमें क्या है, नॉर्वे जो ब्रोंकोस्पाज्म है ये सबको पता है, कंस्ट्रिक्शन करता है ब्रोंकल स्मूथ मसल को। ठीक है, और क्या करता है, म्यूकोजल एडिमा करता है। म्यूकोजा, जब म्यूकस की लेयर में जब एडिमा हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से ब्रोंकस कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा। साथ में जो ब्रोंकोस्पाज्म है वो भी ब्रोंकस स्मूथ मसल को क्या कर देगा, कंस्ट्रिक्ट कर देगा। साथ में क्या है, विजिड सिक्रेशन, अगर उसमें क्या हो रहा है, प्रॉपर तरीके से सिक्रेशन हो रहा है म्यूकस का, तो वो म्यूकस का सिक्रेशन भी क्या कर देगी, ब्रोंकस की एयरवे को क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी। जब एयरवे को ब्लॉक कर देगी तो उसमें क्या होगा, प्रॉपर तरीके से ब्रोंकोस्पाज्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कॉजेस, क्या किसके कारण, तो ड्यू टू इम्बैलेंस बिटवीन कंस्ट्रिक्शन और डायलेटर। किसके इम्बैलेंस के कारण, जो कंस्ट्रिक्शन PGE2A है, PGE2A का मतलब होता है प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, ये कौन सा प्रोस्टाग्लैंडिन है, जो PGE2A प्रोस्टाग्लैंडिन है, क्या कराता है, कंस्ट्रिक्ट कराता है। और जो डायलेटर प्रोस्टाग्लैंडिन कराते हैं, PGE2 जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो क्या कराते हैं, डायलेट कराते हैं, जिसकी इम्बैलेंस होने की वजह से क्या होता है, ब्रोंकोस्पाज्म होता है। इससे पहले हमने बताया था जब मास्ट सेल क्या हो रहे थे, रिलीज़ हो रहे थे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, उसमें जो हमारे फॉस्फोलिपिड की जो मेम्ब्रेन है वो ब्रेक डाउन हो रही थी, और ब्रेक डाउन होने की वजह से क्या हो रहा था, उसमें से प्रॉपर तरीके से जो सेल हैं, जो प्रोस्टाग्लैंडिन की मेम्ब्रेन थी वो क्या हो जा रही थी, ब्रेक डाउन के होने की वजह से क्या हो रहा था, उसमें से एक एसिड रिलीज़ हो रहा था। उस एसिड का नाम क्या था, आर्किडोनिक एसिड।
ठीक है। आर्किडोनिक एसिड क्या कर रही थी, प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइनिन को मतलब कि मेडिएटर्स को रिलीज़ कर रही थी। ठीक है। अब प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज़ होगी एक्सेसिव अमाउंट में तो क्या होगा, प्रॉपर तरीके से कंस्ट्रिक्शन होगा, और कंस्ट्रिक्शन होने की वजह से क्या होगा, प्रॉपर तरीके से ब्रोंकस स्पाज्म होगा। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें sympathetic influence have also been implicated। ठीक है। और इसमें क्या होगा, जो सिंपैथेटिक इन्फ्लुएंस है वो भी क्या हो जाएंगे, प्रॉपर तरीके से इम्प्लीकेटेड हो जाएंगे, और जिसकी वजह से प्रॉपर तरीके से क्या होगा, ब्रोंकोल कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, और जिसकी हेल्प से हम क्या देंगे, ब्रोंकोडायलेटर ड्रग देंगे। तो ब्रोंकोडायलेटर में हमने पहला पॉइंट पढ़ा था सिम्पैथोटोमाइमेटिक्स या एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट या बीटा 2 एंटागोनिस्ट। ठीक है, बीटा 2 अगोनिस्ट एड्रिनर्जिक अगोनिस्ट और सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स। अब यहाँ हम पहले ड्रग्स के बारे में पढ़ लेंगे, कौन कौन सी ड्रग हैं, तो वो हमने पहले भी पढ़ लिया था चार्ट में। ठीक है। तो हम इसमें से थोड़ा बहुत ड्रग ले लेते हैं, उसकी डोजेस को भी पता कर लेते हैं। ठीक है। तो कौन सी ड्रग्स हैं इसमें, तो पहला है सालबुटामॉल। ठीक है। तो सालबुटामॉल क्या है, इसमें डोज कितना देंगे, 2 से 4 mg ओरली। और नेक्स्ट है टर्बुटालिन 5 mg ओरली। फॉर्मोट्रॉल 80 mcg माइक्रोग्राम BD ओरली। और अल्ब्यूटरॉल 200 से 400 mcg माइक्रोग्राम इनहेल एवरी 6 आवर्स में हम लेंगे। ठीक है। और इसका रूट क्या है, तो ओरली इनहेलर IV। ठीक है। तो ये मैं पर्पस नॉर्मली BSc नर्सिंग 3rd सेमेस्टर के लिए बना रही हूँ कि उन बच्चों को प्रॉपर तरीके से नोट्स में प्रॉब्लम होती है, और प्रॉपर तरीके से फार्मा में बहुत सारे ऐसे कंडीशन होते हैं जिनमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं नहीं समझ में आते हैं। तो इसमें प्रॉपर तरीके से फुल वीडियो के लिए, फुल नोट्स के लिए, जो फुल नोट्स हैं वो मैं प्रॉपर तरीके से डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगी, और जो भी मैं एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ उसको प्रॉपर तरीके से आप ध्यान देते रहिए। तो नेक्स्ट मैं पॉइंट आगे बढ़ती हूँ। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन। तो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारा फार्माकोलॉजी में। ठीक है, रेस्पिरेटरी ड्रग में। तो हमारा फार्माकोलॉजी में क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है। तो हम पढ़ेंगे अब मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन के बारे में। तो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन सबको पता है क्या होता है, कि अगर हमने कोई भी ब्रोंकोडायलेटर ड्रग ली है तो लेने के बाद क्या हो रही है, हमारी बॉडी में जाने के बाद वो कैसे काम कर रही है, उसका कैसे एक्शन हो रहा है, वो हम मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन में पढ़ेंगे। तो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन में क्या है, अब हमने क्या ली, ब्रोंकोडायलेटर ड्रग ली जो मैंने लिखवाई थी, साल्ब्यूटामॉल, टर्बुटालिन, एड्रेनालिन, ये सब क्या है, ब्रोंकोडायलेटर की सिम्पैथेटोमाइमेटिक ग्रुप की ड्रग थी। ठीक है। तो अब ये क्या होगा, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस को समझने की ज़रूरत है। तो दीज ड्रग ब्रिंग अबाउट रिलैक्सेशंस ऑफ ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स और प्रोडक्शन ऑफ साइक्लिक एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, मतलब CAMP। ठीक है। इस साइक्लिक एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट का शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं CAMP। अब CAMP से याद आ जा रहा होगा कि इससे पहले हमने क्या डिफ़ाइन किया था। ठीक है। तो इसमें क्या है, जब हम कोई भी ड्रग ले रहे हैं, लेने के बाद से क्या हो रही है, डायरेक्ट हम अगर इन्हेलेशन के रूप में ले रहे हैं या IV के थ्रू ले रहे हैं, तो ये डायरेक्ट कहाँ जा रही है, प्रॉपर तरीके से हमारे सेल्स में जा रही है, मसल्स में। ठीक है, जो हमारी ब्रोंकल स्मूथ मसल्स में जा रही है, और उस ब्रोंकल स्मूथ मसल को क्या कर दे रही है, प्रॉपर तरीके से रिलैक्स कर दे रही है। ठीक है। किसके प्रोडक्शन से रिलैक्स कर दे रही है, तो प्रोडक्शन ऑफ CAMP के हेल्प से क्या कर रही है, उसको रिलैक्स कर दे रही है। तो हम कौन से ग्रुप की पढ़ रहे हैं, तो फिर से हम एक बार रिपीट कर दे रहे हैं प्रॉपर तरीके से। ये हमारी ब्रोंकल स्मूथ मसल्स की क्या है, सेल है। ब्रोंकल स्मूथ मसल्स की क्या, स्मूथ मसल्स की क्या है,
ये सेल हैं और सेल में हमने रिसेप्टार्स बताए थे, जो नॉर्मली रिसेप्टार्स थे। कौन से रिसेप्टार? बीटा 2 एगोनिस्ट रिसेप्टार। ठीक है, तो हम बीटा 2 एगोनिस्ट ड्रग दे रहे थे। तो जो बीटा 2 एगोनिस्ट रिसेप्टार, एगोनिस्ट का मतलब को सबको पता होना चाहिए कि रिसेप्टार साइट को क्या कर देगा? इंक्रीज़ कर देगा। ठीक है, जब ये रिसेप्टार साइट को क्या कर देगा? इंक्रीज़ कर देगा, जिसकी हेल्प से क्या होगा? जो सेल के अंदर क्या CAMP क्या हो जाएगा? रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, जब ये CAMP रिलीज़ हो जाएगा तो उसके कारण क्या होगा? ये जो सेल है प्रॉपर तरीके से उसको क्या कर देगा? रिलैक्स कर देगा। ठीक है, उसको क्या कर देगा? रिलैक्सेशन या रिलैक्स कर देगा। जब ये प्रॉपर तरीके से रिलैक्स कर देगा, CAMP जब रिलीज़ होगा, ठीक है, जब ये रिलैक्स कर देगा तो हमारी प्रॉपर तरीके से जो ब्रोंकस स्पाज्म हो गई थी वो प्रॉपर तरीके से क्या हो जाएंगी? डायलेट हो जाएंगी। जब डायलेट हो जाएंगी तो जिससे कि जो अस्थमैटिक पेशेंट है उसको क्या हो जाएगा? रिलीफ मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम इतना तो सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम इंडिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इंडिकेशन सबको पता है क्या क्या इंडिकेशंस होते हैं। तो COPD ठीक किस पेशेंट में हम दे सकते हैं नॉर्मली? तो सबको पता होना चाहिए कि हम ये एंटी अस्थमैटिक ड्रग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो नॉर्मली स्टार्टिंग में भी हमने पढ़ लिया था COPD वाले पेशेंट को नॉक्टर्नल अस्थमा। नॉक्टर्नल अस्थमा का मतलब होता है जो नाइट में पेशेंट को अस्थमैटिक की कंडीशन ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। तो उस दौरान क्या होता है? पेशेंट को जब अस्थमैटिक अटैक ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है नाइट के टाइम, तो उस दौरान हम क्या करते हैं? नॉक्टर्नल अस्थमा की कंडीशन में भी हम पेशेंट को हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। ठीक है, तो ब्रोंकियल अस्थमा में क्या है? तो अब नॉर्मली जो कभी भी किसी भी टाइम क्या होता है, ब्रोंकियल अस्थमा वाले जो पेशेंट होते हैं उस पेशेंट में भी हम क्या ट्रीटमेंट के रूप में प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हम ये इसको एंटी अस्थमैटिक ड्रग के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो हम अगर अस्थमा वाला पेशेंट है, ब्रोंकियल अस्थमा वाला पेशेंट, तो उसमें हम ट्रीटमेंट के लिए देंगे ही देंगे। नेक्स्ट है रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस। रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस वाले पेशेंट में भी हम क्या देंगे? प्रॉपर तरीके से एंड ब्रोंकोडायलेटर ड्रग देंगे। नेक्स्ट है एलर्जिक स्टेट। और एलर्जिक स्टेट भी सबको पता है, किसी भी एलर्जिक कंडीशन हो गई हो, ठीक, उस दौरान भी हम क्या देंगे? प्रॉपर तरीके से ब्रोंकोडायलेटर ड्रग देंगे। नेक्स्ट है हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन। ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में क्या करेंगे? तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन में ब्रोंकोडायलेटर ड्रग ऐसी कंडीशन में किस पेशेंट को हम नहीं दे सकते हैं? तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब सब पता चल गया कि ऐसी कंडीशन में जो ब्रोंकोडायलेटर ड्रग है हम किस पेशेंट को नहीं दे सकते हैं। तो पहला है हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? हाइपरटेंशन में से ये क्या है? कार्डियक प्रॉब्लम है पेशेंट को। अब कार्डियक प्रॉब्लम में जैसे डिसएरिथमिया, हाइपरटेंशन, ये क्या है? पेशेंट को कार्डियक प्रॉब्लम है। अब कार्डियक प्रॉब्लम के दौरान क्या होता है? पेशेंट को क्यों नहीं दे सकते हैं? तो हमने अभी पढ़ा बीटा 2 अगोनिस्ट के बारे में। तो जो बीटा 2 अगोनिस्ट है वो रिसेप्टार के साइट को क्या कर देगा? इंक्रीज़ कर देगा। और हमेशा एक चीज़ याद रखना है, जो बीटा 2 अगोनिस्ट है, जो नॉर्मली जो बीटा 2 रिसेप्टार हैं, ठीक है, 2 रिसेप्टार होते हैं। एक हमारा ये क्या है? हार्ट है। हार्ट में हमारा बीटा 1 रिसेप्टार प्रेजेंट होता है, और ये लंग्स में हमारे क्या होते हैं? बीटा 2 रिसेप्टार प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जो बीटा 2 रिसेप्टार हैं हमने क्या दिया है? लंग्स में क्या बीटा 2 रिसेप्टार हैं। अब बीटा 2 रिसेप्टार को हमने क्या दिया? अगोनिस्ट ड्रग दिया, मतलब रिसेप्टार साइट को इंक्रीज़ करने के लिए दिया है। जिस दौरान क्या होगा? जब रिसेप्टार साइट इंक्रीज़ होगा तो उस दौरान जो बीटा 1 रिसेप्टार है उस दौरान क्या होगा? इस रिसेप्टार भी साइट क्या हो जाएंगी? इंक्रीज़ हो जाएंगी, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या होगा? हाइपरटेंशन तो पहले से हो रखा है पेशेंट को, और फिर क्या देंगे? अगर हाइपरटेंशन हो रखा है तो हम उस दौरान क्या नहीं देंगे?
सिम्पैथेटोमाइमेटिक बीटा 2 अगोनिस्ट ड्रग नहीं देंगे, ब्रोंकोडायलेटर ड्रग। ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेशन पता चल गया, क्योंकि रिसेप्टर साइट जब लंग्स की इंक्रीज़ होंगी तो साथ साथ क्या होगा, इसमें बीटा 1 की भी रिसेप्टर साइट इंक्रीज़ होंगी, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या होगा, हाइपरटेंशन क्राइसिस हो सकता है। जब हाइपरटेंसिव क्राइसिस होगा, जिसकी वजह से पेशेंट की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। तो डिसरिथमिया वाली कंडीशन में भी नहीं दे सकते, तो सेम एज द कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें डोज यूजिंग थियोफाइलिन। ठीक है, थियोफाइलिन तो सबको पता है कि कौन सी ड्रग होती हैं, मेथिलजेंथाइन कैटेगरी की ड्रग है, वो भी एक ब्रोंकोडायलेटर है। अगर पेशेंट को थियोफाइलिन ड्रग चल रही हैं पहले से, तो उस दौरान क्या नहीं देंगे पेशेंट को, ब्रोंकोडायलेटर सिम्पैथेटोमाइमेटिक ग्रुप की ड्रग नहीं प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट है इसमें हाइपर सेंसिटिविटी वाले पेशेंट को नहीं प्रोवाइड करेंगे। क्यों नहीं प्रोवाइड करेंगे, अगर पेशेंट को पहले से कोई एलर्जिक रिस्पॉन्स है, ठीक है, तो अगर एलर्जिक रिस्पॉन्स है, पहले से ही किसी भी चीज़ से एलर्जिक है, तो उस दौरान अगर हम हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कॉज वाला पेशेंट है, तो उस दौरान हम पेशेंट को अगर ब्रोंकोडायलेटर दे रहे हैं, तो इससे क्या हो सकता है, पेशेंट को और रिएक्शन कॉज कर सकता है, और जिसकी वजह से पेशेंट को क्या हो जाएगा, स्किन कंडीशन नहीं तो और अदर ऑर्गन में क्या हो जाएंगे, एलर्जिक रिएक्शन कॉज करेगा। नेक्स्ट है इसमें सिरोसिस का मतलब सबको पता है। सिरोसिस कंडीशन होती है सड़ना, सेल का सड़ना, मतलब ऑर्गन का सड़ना। तो अगर क्या है, नॉर्मली जो सेल है पहले से ही क्या है, सिरोसिस है, ख़राब हैं, सड़े हुए हैं, तो उस दौरान भी हम ये ब्रोंकोडायलेटर नहीं प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रॉपर तरीके से पेशेंट को और कंडीशन क्रिएट होगी। नेक्स्ट है इसमें प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन वाले पेशेंट को क्यों नहीं देंगे, कि प्रेगनेंसी के दौरान इसलिए मदर को ब्रोंकोडायलेटर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी कंडीशन में अगर हम पेशेंट को ब्रोंकोडायलेटर ड्रग देते हैं, तो उस दौरान पेशेंट में क्या हो सकता है, पेशेंट में तो नहीं होगा, फीटस में होगा। फीटस में क्या हो सकता है, इस ड्रग का साइड इफ़ेक्ट बच्चे में जाएगा, फीटस में जाएगा, जिससे कि क्या होगा, टेराटोजेनिक इफ़ेक्ट। ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान अगर मदर को कोई भी ड्रग्स ब्रोंकोडायलेटर देते हैं, तो उस दौरान क्या हो सकता है, टेराटोजेनिक इफ़ेक्ट कॉज करता है। टेराटोजेनिक इफ़ेक्ट, और टेराटोजेनेटिक इफ़ेक्ट का मतलब क्या है, जो भी साइड इफ़ेक्ट है वो फीटस में जाएगा, जिससे कि क्या होगा, फीटस एबनॉर्मल पैदा होगा। नेक्स्ट है इसमें लैक्टेशन, और लैक्टेशन का मतलब क्या है, अगर कोई भी मदर अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड करा रही है, तो उस दौरान भी नहीं देंगे, जिससे कि क्या होता है, ब्रेस्ट फीडिंग के ज़रिए से भी क्या हो सकता है, उस बेबी में उसका साइड इफ़ेक्ट जा सकता है। नेक्स्ट है इसमें ड्रग इंट्रैक्शन। अब ड्रग इंट्रैक्शन का मतलब सबको पता होगा क्या होता है। ड्रग इंट्रैक्शन का मतलब कि जब कोई भी दवा आपस में मिलती हैं, कौन सी दवा, अगर हम कोई भी 2 दवा यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि ब्रोंकोडायलेटर ले तो रहे हैं, साथ में अगर कोई भी हमारे साथ स्टेरॉइड या डायरेटिक, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है हाइपोकैलेमिया विथ स्टेरॉइड और डायरेटिक। ठीक है, तो अगर पेशेंट को कोई भी क्या चल रही है, ब्रोंकोडायलेटर ड्रग चल रही है। अब ब्रोंकोडायलेटर में क्या है, अब इसमें ब्रोंकोडायलेटर चल ही रही है, जैसे साल्बुटामोल हो गया, एड्रेनालिन हो गया, टर्बुटालिन हो गई, या अदर भी कोई भी ग्रुप की दवा अगर चल रही है ब्रोंकोडायलेटर, और उसके साथ साथ पेशेंट को क्या चल रहा है, स्टेरॉइड चल रही है और डायरेटिक चल रही है, तो ये क्या कॉज करेगी, पेशेंट को हाइपोकैलेमिया कॉज करेगी। हाइपोकैलेमिया कैसे कॉज करेगी, क्योंकि जो स्टेरॉइड है वो क्या है, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए। जब क्या है, जो हमारी नॉर्मल सेल है, सेल में जब क्या होगा, एडिमा हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा, जब स्टेरॉइड दे रहे हैं इन्फ्लामेशन को क्या करने के लिए, डिक्रीज़ करने के। जब ये इन्फ्लामेशन डिक्रीज़ होगा, तो नॉर्मली हमारे सेल के अंदर क्या पाया जाता है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में मतलब पोटेशियम पाया जाता है। तो उस दौरान जब पेशेंट को स्टेरॉइड ड्रग दे रहे हैं, तो स्टेरॉइड ड्रग देने के दौरान क्या हो जाएगा, पेशेंट को हाइपोकैलेमिया होगा।
ठीक है, हाइपोकैलीमिया होगा। अब हाइपोकैलीमिया क्यों होगा, तो ये पता चल गया, जो स्टेरॉइड सिर्फ इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करती है, शायद में इसके साथ बहुत सारे ऐसे साइड इफ़ेक्ट हैं, साथ में जैसे कि पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया करेगी, ठीक है, सॉरी डायबिटिक करेगी, ठीक है, और वुंड को हील नहीं होने देगी, और मेनली हाइपर इंसुलिनीमिया करेगी, ठीक है। इंसुलिन का लेवल क्या कर देगी, इंक्रीज़ कर देगी, और इंसुलिन का जब लेवल इंक्रीज़ कर देगी तो क्या होगा, तो नॉर्मली इंसुलिन तो सबको पता है कि इंसुलिन का मेन काम क्या होता है, तो इंसुलिन क्या है, जो सेल के एक तरीके से रिसेप्टर साइड प्रेजेंट होती हैं सेल के आउटसाइड में, और ये मेन क्या करता है जो इंसुलिन, ये जो ग्लूकोज वगैरह होती हैं, जैसे कि पोटेशियम हो गया, ग्लूकोज हो गया, अदर कोई कंपाउंड क्या होते हैं जो सेल के अंदर एंटर करने के लिए हेल्प कराती हैं, और ये हेल्प कौन कराता है, तो ये इंसुलिन कराती हैं, ठीक है। तो जब ये इंसुलिन को ज़्यादा इंक्रीज़ कर देगा, तो ये जो रिसेप्टर साइड जो इंसुलिन है वो क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, और जब एक्टिव हो जाएंगे तो प्रॉपर तरीके से क्या होगा, पेशेंट को क्या कह सकते हैं, जो भी न्यूट्रिशन मतलब हाइपर डिमांड हो जाएगी पोटेशियम की, जब हाइपर डिमांड हो जाएगी पोटेशियम की तो क्या होगा, प्रॉपर तरीके से हाइपोकैलीमिया होगा। नेक्स्ट है इफेक्ट आर एंटागोनाइज्ड बाय नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर एंड लेस सो बाय कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, ठीक है। और इसमें भी क्या करेगी, जो एंटागोनाइज्ड है वो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर को इफेक्ट करेगी, और क्या करेगी, लेस करेगी कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर को। तो अब मैंने बता दिया, ठीक है, ये जो नॉर्मली बीटा एगोनिस्ट है, ठीक है, वो क्या कर देगी, लेस कर देगी एगोनिस्ट ड्रग, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें हाइपरटेंसिव क्राइसिस, और हाइपरटेंसिव क्राइसिस होगा क्योंकि पेशेंट को पहले से ही क्या है, हाइपरटेंशन होगा या नहीं भी होगा, तो अगर बीटा 2 एगोनिस्ट दे रहे हैं उस दौरान, तो ये भी क्या हो जाएगा, पेशेंट के रिसेप्टर साइट को, बोथ रिसेप्टर साइट को इंक्रीज़ करेगा, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या हो जाएगा, हाइपरटेंशन पेशेंट को हो रहा है, तो अब कंटिन्यू हम बीटा 2 एगोनिस्ट ड्रग दे रहे हैं, तो उस दौरान पेशेंट को क्या हो जाएगा, हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो सकता है, क्योंकि अब ये पेशेंट को हाइपरटेंशन इंक्रीज़ करने के लिए दवा दे रहे हैं, साथ साथ क्या हो रहा है, पेशेंट का रिसेप्टर साइड इंक्रीज़ के लिए दवा दे रहे हैं, तो बोथ साइड अब इंक्रीज़ हो जाएगी, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, पेशेंट को हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो सकता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे साइड इफ़ेक्ट के बारे में, ठीक है। तो साइड इफ़ेक्ट क्या क्या होगा ब्रोंकोडायलेटर ड्रग लेने के बाद। ब्रोंकोडायलेटर में हमने बीटा 2 एगोनिस्ट के बारे में पढ़ा। अब बीटा 2 एगोनिस्ट लेने के बाद पेशेंट को कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट होंगी, तो पहला होगा पेशेंट को इंसोम्निया, नींद नहीं आएगी, साथ साथ एंजाइटी होगा, ठीक है। अगर कोई भी पेशेंट ड्रग ले रहा है तो नॉर्मली क्या, अगर ओरली ले रहा है तो उस दौरान क्या होगा, पेशेंट को थोड़ा एंजाइटी फील होगी, ठीक है, नॉर्मली। नेक्स्ट है इसमें रेस्टलेसनेस एंड फटीग, और साथ में क्या होगा, वीकनेस होने के कारण क्या होगी, पेशेंट को रेस्टलेसनेस होगी, और साथ में क्या होगी, फटीगनेस, थकावट महसूस होगी। नेक्स्ट है इसमें हेडेक, और क्या होगा, पेशेंट को हेड आएगा, ठीक है, सिर में दर्द रहेगा, और क्या होगा, ट्रीमर्स का मतलब होता है प्रॉपर तरीके से जैसे क्या कहते हैं हम, पैर हाथ कँपाना, ठीक है, प्रॉपर तरीके से क्या होंगे, पैर हाथ कँपाएंगे। नेक्स्ट है इसमें टैकीकार्डिया, और क्या होगा, कार्डियक रेट इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, टैकीकार्डिया हो जाएगा। साथ में क्या हो, सब्जेक्टिव पाल्पेशन का ये मतलब है कि जब पेशेंट को हम पाल्पेट करेंगे चेस्ट में, ठीक है, तो उस दौरान क्या होगा, उनकी हार्ट बीट है प्रॉपर तरीके से इंक्रीज़ महसूस होगी। क्यों महसूस होगी, कि बीटा 2 एगोनिस्ट ड्रग दे रहे हैं, और बीटा 2 एगोनिस्ट क्या करती है, बीटा 2 रिसेप्टर को क्या कर देती है, इंक्रीज़ कर देती है। नेक्स्ट होगा मसल क्रैम्प। मसल क्रैम्प क्यों होगा, क्योंकि अगर कोई भी हम ड्रग दे रहे हैं तो उस दौरान क्या होगा, मसल्स में प्रॉपर तरीके से क्रैम्पिंग महसूस होगी, क्योंकि ब्रोंकोडायलेटर ड्रग दे रहे हैं, पेशेंट को क्या हो रहा है, अब उस दौरान क्या होगा, प्रॉपर तरीके से जब ब्रोंकोडायलेटर ड्रग देंगे तो क्या होगा, प्रॉपर तरीके से डायलेट तो हो जाएंगे, फिर उसके बाद से क्या होगा, ये कंटिन्यू ड्रग साथ में चल रही है, कंटिन्यू चल रही है, तो उस दौरान क्या होगा, मसल्स में क्रैम्प आने लगेंगे। नेक्स्ट है इसमें रोल्स ऑफ नर्स,
रोल्स ऑफ नर्स क्या है, तो इसमें तो एक नर्स का क्या रोल होता है। अगर हम पेशेंट आस्थमाटिक वाला पेशेंट है, हॉस्पिटल में एडमिट है, तो एक पेशेंट का क्या रोल है उसको मेडिकेशन प्रोवाइड करने में। ठीक है, तो पहला पॉइंट है टीच हाउ टू यूज़ इनहेलर अपराटस, emphasize to take the correct dose of medication at the right time। ठीक है, तो टीच इसमें क्या करेंगे, तो एक नर्स की ये प्रायोरिटी होती है, अगर पेशेंट हॉस्पिटल में है तो उसको क्या करना है, टीच करना है। किसके बारे में टीच करना है, जो इन्हेलर अपराटस यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, उसको क्या करना है, उसके बारे में टीच करना है। नेक्स्ट है एम्फसाइज टू टेक द करेक्ट डोज ऑफ मेडिकेशन, और इसको एम्फसाइज करना है कि पेशेंट को जो डोज ले रहा है मेडिकेशन का वो करेक्ट डोज हो, और साथ में वो राइट टाइम के साथ वो डोज प्रोवाइड करे। नेक्स्ट, इन्हेलर कैन बी यूज एट 20 मिनट इंटरवल, और इन्हेलर हम यूज़ कर रहे हैं, पेशेंट को यूज़ कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर तरीके से 20 मिनट तक यूज़ कर सकते हैं। बाकी का उसके बाद से हमें क्या करना है, रोक देना, नहीं देना है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें इफ़ एडमिनिस्टर्ड 3 टाइम इन 1 अटैक दे शुड सीक मेडिकल अटेंशन। मतलब कि अगर 1 अटैक में 3 टाइम एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है ड्रग, तो उस दौरान तुरंत क्या करना है, मेडिकल अटेंशन से पूछताछ करना है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें इंस्ट्रक्ट टू टेक दिस मेडिसिन्स अर्ली इन द इवनिंग टू अवॉइड इंसोम्निया, और इंस्ट्रक्ट करेंगे पेशेंट को कि जो मेडिसिन्स है अस्थमा वाली, वो तुरंत जल्द से जल्द, मतलब कि इवनिंग होने से पहले, मतलब जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सके ले लें, और पेशेंट जिससे कि क्या हो सके, इंसोम्निया से अवॉइड हो सके। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से पेशेंट को स्लीपिंग करवाना है, और उसके बाद से अगर पेशेंट को ड्रग देंगे तो उस दौरान क्या होगा, पेशेंट को इंसोम्निया होगा, नींद नहीं होगी आएगी, तो नींद नहीं आएगी तो ये सबसे ज़्यादा पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें इन चिल्ड्रंस एडवाइस टू यूज़ इन्हेलर बिफोर ब्रशिंग टीथ टू प्रिवेंट माउथ इरिटेशन, और क्या करना है, अगर चिल्ड्रंस में प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस दौरान माउथ को इरिटेशन से प्रिवेंट होने के लिए क्या करना है, अगर ब्रश से पहले क्या करना है, एडवाइस करना है इन्हेलर को, इन्हेलर देना है, फिर उसके बाद से ब्रश करना है। तो ब्रश करने से पहले माउथ को इरिटेशन करना है, तो उस दौरान पहले क्या देंगे, पेशेंट को इन्हेलर प्रोवाइड करेंगे। इन्हेलर प्रोवाइड करने के बाद क्या करेंगे, पेशेंट को ब्रश करवाएंगे, जिससे कि क्या हो, पेशेंट को माउथ इरिटेशन ना हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, ब्रोंकोडायलेटर के सेकंड पार्ट मेथाइलजेंथाइन कैटेगरी में। ठीक है, तो अगर आप और सीखना चाहते हैं तो ज़रूर पार्ट 2 का इंतज़ार करिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्प लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो कि इस टॉपिक के बारे में और जानना चाहते हैं। तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि पहली नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।